हेलो गाइस। तो आज की एपिसोड की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक दफा जिनजाओ के गैरेज में वॉन के आदमी आ जाते हैं। स्पेशली उनमें से एक ही जैंग था जिसके साथ उस दिन उसका रेसलिंग का मैच भी हो रहा था और उसने तो आज अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना था। वो बार बार ब्रांडी का नाम पुकार रहा था। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि इस वक्त वो कहीं शॉपिंग करने के लिए मार्केट में गया हुआ है, पर जैंग और उसके आदमी शांत रहने वाले कहाँ थे। वो उसकी एक गाड़ी को डैमेज करने वाले थे कि इतने में ऊपर से मोमो आ जाती है और इतनी जोर से इतनी तेजी से वार करती है कि उस आदमी को पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या गया है। और फिर उसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि क्या अब तुम लोग लेडीज पर हाथ उठाओगे, लेकिन ही जैंग तो उसके पीछे ही पड़ गया था क्योंकि वो कह रही थी, धमकी दे रही थी कि मैं तुम्हें लाइव स्ट्रीम पर ले लूंगी। वो जैसे ही उस पर हाथ उठाता उससे पहले ही हमारे हीरो की एंट्री तो बनती ही है। जिनजाओ पहुंचता है और यहाँ पर जैंग की ठीक ठाक ठुकाई लगाता है। उनको देखकर इस तरह से लग रहा था कि जैसे जिनजाओ के लिए अब की बार ये मामला बहुत पर्सनल हो चुका है। वो लोग काफी देर तक फाइट करते रहते हैं। यहाँ पर गैरेज में काफी टूट फूट भी हो गई थी, लेकिन इतने में मोमो कहती है कि मैं पुलिस को कॉल मिला रही हूँ और फिर ये सुनते ही वो वहां से चले जाते हैं। अब उनके चले जाने के बाद जिनजाओ और उसके फ्रेंड्स अपनी सेटिंग वगैरह ठीक कर रहे थे कि इतने में मोमो को मौका मिल जाता है। वो उसके फ्रेंड सैन के पास जाती है। ये उनमें से सबसे ज्यादा बातूनी था और इसके अंदर से बहुत सारी बातें निकलवाई जा सकती थी। वो उसे इनकी सारी हिस्ट्री बता बैठता है और कहता है कि ये पहले वॉन के गैरेज में काम करता था और उसका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर कोई इश्यू हो गया जिसकी वजह से अब जिनजाओ ने अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन अक्सर ही उसके लोग यहाँ पर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने आते ही रहते हैं। इसके साथ ही वो उसे जिनजाओ के स्कूल के बारे में भी बताता है। ये भी बताता है कि उसने किस हाई स्कूल से पढ़ाई की थी। वो ज्यादा पढ़ लिख तो नहीं सका, लेकिन बहुत लायक हुआ करता था और इसके साथ साथ वो बहुत हैंडसम भी था। उसे चोरी चोरी देखने के लिए लड़कियां अपनी लाइन लगाकर खड़ी होती थी। स्पेशली वो इतना टॉल था कि सब विंडोज उसी से साफ कराया करते थे। तो बस मोमो को तो बातों ही बातों में मौका मिल जाता है। वो उससे पूछने लगती है कि अगर सारा कुछ इतना अच्छा जा रहा था तो इस तरह की स्ट्रीट रेसिंग और अंडरवर्ल्ड फाइटिंग इस सब में किसने इसे इंट्रोड्यूस किया। लेकिन ये सुनते ही वो अपना मुंह छुपाता हुआ वहां से भाग जाता है। उसे कोई जवाब नहीं देना चाहता था। अब मोमो जाती है और उनकी काम में हेल्प करने लगती है। एक हैवी सा सामान था जो उससे उठाया नहीं जा रहा था, लेकिन उसका कहना था कि मुझे कोई अंडर एस्टिमेट ना करे इस वजह से कि मैं एक लड़की हूँ। तो जिनजाओ उससे कहने लगता है, ठीक है फिर अगर ये लिफ्ट नहीं कर सकती तो जाओ और स्क्रूज उठाने का काम करो। उधर लिन सुई को कोई ना कोई क्लू मिल ही जाता है। किसी ने उसे एक फोटो शेयर की थी। एक पिकअप ट्रक था, लेकिन फिर भी उसकी मॉडिफिकेशन इतनी जबरदस्त हुई हुई थी कि उसे समझ आ जाती है कि इस रेसर के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। तो वो उसी बड़ी गाड़ी को तलाश करता करता उस पॉइंट पर पहुंच चुका था और वो कोई और नहीं बल्कि सैन का एक पेट हाउस था। वो अपनी शॉप में उसको देखकर पूछता है कि आप कस्टमर को क्या खरीदना चाहते हो। वो बोलता है गाड़ी, और वो उसे पेट के लिए स्ट्रॉलर्स दिखाने लगता है। वो कहता है, तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? ये जो तुम्हारी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, ये जिसने मॉडिफाई की है, मैं उससे गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, क्या मुझे मिलवा सकते हो? अब यहाँ पर सैन को समझ आ जाती है कि कोई है जो जिनजाओ का पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंच गया है। वो भी उसे लालच में लगा लेता है और उसे कुछ क्लूज देने के बदले उसे अपने पेट हाउस से काफी सारी शॉपिंग भी कराता है और एक प्रीमियम कार्ड भी बनवा लेता है। लेकिन इन दी एंड उसे यही लग रहा था कि शायद ये पेट हाउस तो एक धोखा है। इसके पीछे जो रेसर है वो शायद सैन ही है, क्योंकि उसने साइड पोज ही देखा था। और बस सैन को तो अपनी तारीफें करने का मौका ही चाहिए होता है। वो कहने लगता है कि हाँ, मैं ही तो हूँ लेजेंड रेसर ऑफ चाइना टाउन। तो लिन सुई भी उससे कहने लगता है, ठीक है फिर एक मीटिंग फिक्स करते हैं, जगह तो मैं फिर बताऊंगा। तो अब उसके चले जाने के बाद सैम तुरंत ही पहुंचता है और जिनजाओ को बताता है कि कोई तुम्हें तलाश करते हुए पहुंचा था, जिसने तुम्हारी रेसिंग देखी थी और अब तुम्हारा दीवाना हो चुका है, तुम्हारी बनाई हुई कार्स का भी। उसे लगता है कि तुम मैं हूँ, इसलिए उसने मुझे मिलने को बुलाया है। तो जिनजाओ उससे कहने लगता है कि इसको मैं पर्सनली तो नहीं जानता, सिर्फ इसका नाम सुना है, लेकिन इतना बता दूं, ऐसे ही मिलने को नहीं बुलाया, बल्कि तुम्हें रेसिंग करने को बुलाया है इसने। अब रेसिंग का नाम सुनते ही सैम की तो टांगे ही कांपने लग जाती हैं। और फिर उसके बाद जिनजाओ उसे अपने साथ बिठाता है और रेसिंग कार में खूब दौड़े लगवाता है। सैन को तो ऐसा लग रहा था कि वो कार में नहीं बल्कि रोलर कोस्टर पे बैठा हुआ है। सैन को भी शौक बढ़ने लगता है। वो जिनजाओ से कहता है कि मुझे भी स्किल्स सिखाओ, लेकिन कहाँ वो जल्दी सीखने वाला था। दूसरी तरफ हमें नाना को दिखाते हैं। वो एक फॉर्चून टेलर्स थी और कार्ड्स पढ़ा करती थी। यहाँ पर उसके पास स्नेकी आकर बैठी हुई थी। उसने स्नेकी को 2-3 प्रेडिक्शंस की थी जो बिल्कुल ठीक आई थी, तो अब स्नेकी तो उसके पीछे ही पड़ी रहती थी। और यही नैना एक्चुअली मोमो की फ्रेंड भी थी। ये उसे फ्लाइट पर मिली थी और इन दोनों ने पक्की दोस्ती कर ली थी। नैना यहाँ पर पुरानी रहती थी। तो एक दफा मोमो नैना से कहती है कि मुझे वो स्कूल विजिट करा
जहाँ पर जिनजाओ पढ़ा करता था, और नैना भी उसी स्कूल से पढ़ी हुई थी। वो उसे वहाँ का विजिट कराती है। वो देखती है तो वहाँ पर एक बोर्ड पर उसकी फोटो भी लगी हुई थी। उसने एज अ स्पोर्ट्समैन वहाँ पर काफी कुछ अचीव किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी स्टडीज कंप्लीट नहीं कर पाया था। इतने में नैना मोमो और जिनजाओ के नेम्स को मैच करती है। उन दोनों के नेम्स के मीनिंग्स कुछ इस तरह से बनते थे कि जैसे चांद और सूरज, और उनकी जोड़ी तो हमेशा से जबरदस्त रही है। अब जैसे ही मोमो वापस जाती है तो देखती है कि जिनजाओ स्मोकिंग करने लगा है, तो उसे अपनी कुछ स्किल्स दिखाती है। ऐसे उससे सिगरेट छीना था कि उसे पता ही नहीं चला था, और साथ ही साथ बताती है कि तुम्हें तो मालूम नहीं, तुम्हारे जाने के बाद मैंने ताइक्वांडो सीखा था। इतने में सैन वहां पर आ जाता है और कहता है कि मैं थोड़ी बहुत ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कि जिनजाओ तुम मेरे साथ चलोगे। लेकिन वो तो बिजी था, तो यहाँ पर मोमो की भी उससे काफी दोस्ती हो गई थी। वो कहती है कि मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। जिनजाओ भी उसे आसानी से जाने का अलाउ कर रहा था, क्योंकि उसने खुद एक स्पेशल पर्सन से मीटिंग करने के लिए जो जाना था। वो ये नहीं चाहता था कि मोमो उसके पीछे पीछे आ जाए। जब मोमो कमरे में जाती है तो वो सामान चेक करती है। यहाँ पर जो एक रात पहले वो उसके लिए सामान लाया था, उसमें कुछ और आइटम्स भी पड़े हुए थे, जो कि पैसे पूरे करने के लिए शॉप वाली ने खुद ही एंटर कर दिए थे। बेचारे जिनजाओ ने तो देखा नहीं था, लेकिन ये देखने के बाद मोमो उसके बारे में काफी कुछ मिसअंडरस्टैंड कर बैठती है और सोचने लगती है कि शायद इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो अब जब वो सैम के साथ जा रही थी तो उससे पूछने लगती है कि तुम तो उसके बहुत क्लोज फ्रेंड हो ना, क्या उसकी लाइफ में कोई वुमेन है? लेकिन सैम कहने लगता है कि गर्ल्स तो हमेशा उसके आगे पीछे फिरती ही रहती हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि शायद वो किसी को ज्यादा भाव देता है। पर एक बात मुझे पता है, एक दफा नाइट मार्केट से उसने कुछ शॉपिंग की थी, और वो गर्ल्स के लिए एक ऑर्नामेंट था। अब उसने किस वुमेन को दिया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि किसी से वो सच्चा प्यार करता है। अब ये सुनने के बाद मोमो परेशान भी हो जाती है और क्यूरियस भी। उधर जिनजाओ किसी आदमी से मीटिंग करने के लिए गया हुआ था, और ये थी रेसिंग के एक मैच से रिलेटेड, लेकिन वो कौन आदमी था उसकी हमें शक्ल नहीं दिखाते। उधर मोमो सैन के साथ खड़ी हुई थी, और उसे जिनजाओ ने एक वॉइस नोट भी भेजा था, जिसमें उसे ट्रेनिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इस तरह से गाड़ी चलानी है। लेकिन सैन इस तरह के कामों में बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं था। उसे जरा भी समझ नहीं आई थी कि ये मुझे क्या कहना चाह रहा है, लेकिन मोमो समझ गई थी। और इसी के साथ साथ मोमो को पुरानी बचपन की यादें भी आने लगती हैं। उसके डैड भी रेसिंग कार्स में इसी तरह के स्टंट्स किया करते थे, और उन्हें देख देख कर, उन्हें बोलते हुए सुन सुनकर वो भी काफी कुछ जानती थी। आज वो सैन को भी समझाती है। सैन को समझ नहीं आ रही थी तो उसकी जगह खुद बैठ जाती है, और उसने ट्राई किया था। पहली ही ट्राई में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन एक दो गलतियां तो बनती थी, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसे काम कभी नहीं किए थे। उसके बाद वो सैन को गाड़ी से उतार देती है और खुद ही प्रैक्टिस करने लगती है। ये काफी डिफिकल्ट टास्क था, जो कि उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लिया था, और ये देखते ही उसे लग रहा था कि शायद ये जीन्स ही है, उसके डैड का खून जो उसकी रगों में दौड़ता है। इतने में उसे मिलने के लिए वहां पर नैना आ जाती है, जिसने उसे आज अपने साथ एक पार्टी में ले जाने का वादा किया था, तो वो उसके साथ चली जाती है। और ये पार्टी बहुत ग्रैंड थी, उसके एक कजन की बर्थडे पार्टी थी। यहाँ पर वो दोनों काफी एंजॉय कर रही थी। इतने में जिनजाओ की उसे कॉल आती है, लेकिन वो काट देती है, क्योंकि उसने सुबह उसके घर पर जो चीज देख ली थी, उसके बाद वो यही सोच रही थी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। अब यही बात वो नैना से भी शेयर करती है, और उससे कहने लगती है कि मैं कंफ्यूज हूँ काफी। एक लड़का है जिसे मैं लाइक करती हूँ, पर मुझे डाउट है कि उसकी लाइफ में कोई और लड़की है। वो उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हें डाउट है तो तुम क्लियर कर लो ना, तुम्हें चेक करना चाहिए कि क्या वो तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता भी है कि नहीं। और इसको चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि यूनिवर्सल है, और वो ये है कि तुम किसी और गाय के क्लोज हो, उसके साथ हंसो खेलो। ऑफ कोर्स उसके अंदर खुद बहुत जेलसी जागेगी। अगर जागेगी तो इसका मतलब है कि वो तुमसे प्यार करता है, और अगर नहीं तो वो तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहने लगती है कि कौन सा लड़का, किसके साथ मैं घुलूं मिलूं, किससे हंसू खेलूं। वो उससे बोलती है कि वो लड़का उसके बराबर का, उसके टक्कर का हैंडसम होना चाहिए। और इतने में उसका वही कजन वहां पर पहुंच जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि लिन सुई ही था। वो उससे कहने लगती है कि है ना मेरा कजन, तुम इससे क्लोज होने की कोशिश करो, उसके करीब जाना, और मैं तुम दोनों की एक फोटो क्लिक कर दूंगी। और फिर ऐसा ही होता है, वो उन दोनों की एक फोटो बना लेती है, और इत्तेफाक से इस फोटो को क्लिक करने का एंगल भी बहुत जबरदस्त था। नैना बहुत खुश हो जाती है, उसे ये फोटो सेंड करती है और कहती है कि तुरंत ये फोटो जिनजाओ को सेंड करो। वो सेंड कर देती है, और उसके थोड़ी ही देर बाद वो फोटो डिलीट करके कहती है कि गलती से सेंड हो गई थी।
और बस नैना ने चिंगारी तो फेंक ही दी थी। ये देखते ही जिन जाओ परेशान हो जाता है, उससे वहाँ की लोकेशन मांगता है और फिर उसके बाद सैम से कहता है कि वो जिस लड़की नैना के साथ गई है मुझे उसका नंबर सेंड करो। जबकि मोमो ने तो नैना के कहने के अकॉर्डिंग अपना फोन ही बंद कर दिया था। वो ये देखना चाहते थे, टेस्ट कर रहे थे कि उसकी तड़प कहाँ तक उसे लेकर आती है। वेल अब इस पार्टी में नैना तो छुपती छुपाती फिर रही थी, क्योंकि वहाँ स्नेकी के आदमी पहुंचे हुए थे जो उसे फॉर्चून टेलिंग के लिए पकड़ कर लेकर जाना चाहते थे। तो मोमो तो उसे छोड़कर अंदर चली जाती है। यहाँ पर वही रेसर ओपोनेंट आ जाता जो उसे अपना नेविगेटर बनाना चाहता था। उससे कहने लगता है कि तुम उसकी रियल गर्लफ्रेंड नहीं हो, मैंने उसे दिन अंदाजा लगा लिया था तुम्हारे एक्सप्रेशंस के थ्रू। और मोमो थोड़ी बेवकूफ भी थी और साथ साथ क्यूरियस भी। वो उसकी रेसिंग की हिस्ट्री और उसके ब्रांडी नाम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसके बदले वो कहता है कि ठीक है फिर मेरे साथ एक ड्रिंक तो करो। वो एक कॉकटेल मंगवा लेता है, लेकिन जैसे ही मोमो ने एक सिप लगाया था थोड़ी ही देर बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे सारा कुछ ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा था और साथ ही बॉडी पर रैशेस होना भी स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन थैंक्स गॉड जैसे ही वो बेहोश होने वाली थी लिन सुई वहां पहुंच जाता है और उसे कैरी करके अपने साथ ले जाता है। उधर जिनजाओ भी पार्टी में पहुंच चुका था और नैना को किसी न किसी तरह से बुला ही लेता है और उसे कहता है कि मुझे अभी के अभी मोमो के पास लेकर जाओ। उस टाइम पर लिन सुई बेहोश हुई मोमो को ट्रीटमेंट कराने के लिए अपने ही अंदर घर में लेकर जा चुका था कि ऊपर से जिनजाओ पहुंच जाता है। उसे ऐसा लगता है कि इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वो तो आता है और उससे लड़ना स्टार्ट हो जाता है और बस बात कहीं ना कहीं काफी पर्सनल हो चुकी थी। वो दोनों बॉयज बहुत लड़ते हैं और इसी बीच लिन सुई का बर्थडे केक जो कि बहुत टॉल था वो भी सारा खराब हो जाता है। उन दोनों ने एक दूसरे को बराबर की टक्कर दी थी, लेकिन इतने में वो डिस्ट्रैक्ट होते जब उन्हें पता चलता है कि मोमो होश में आ गई है। और मोमो होश में आते ही बताती है कि एक्चुअली उस कॉकटेल में पीच भी शामिल था और मुझे पीच से एलर्जी है। और साथ उसने ये भी बताया था कि लिन सुई कोई बुरा आदमी नहीं बल्कि मुझे रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा था। अब जिनजाओ उसे वहां से उठाता है और अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है, लेकिन जाते जाते उसने लिन से बोला था कि सॉरी मैंने तुम्हारी पार्टी खराब कर दी, मैं किसी न किसी दिन इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। वेल अब जिस तरह से वो उसकी केयर कर रहा था, उसके लिए भागी दौड़ी कर रहा था, ये देख देख कर नैना को तो कंफर्म हो गया था कि लड़का तुम्हें बहुत पसंद करता है। लेकिन इससे पहले कि जिनसा उसे कोई भी दोष देता उसे डांटता कि तुम कहाँ गई थी, ये अपनी केयर क्यों नहीं की, वो लोग सारा इल्जाम उसी पर ही डालने लगते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि मैल नरिश्ड है, ये अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल नहीं रखती क्या। और वो उससे कहने लगती है नैना, और नैना सारा कुछ जिनजाओ पर डालती है कि तुम यहाँ पर इसके एक गार्डियन की तरह हो, इसकी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते, सारा इल्जाम तुम पर ही जाता है। और बस वो बेचारा काफी गिल्टी फील कर रहा था। आज रात उसे ऑब्जर्वेशन में ही रखा जाना था। वो एक दफा तो उसके लिए सारा इंतजाम करके वहां से जाने वाला था कि इतने में मोमो उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे अकेले हॉस्पिटल में काफी डर लगता है। तो आहिस्ता सी आवाज में कह देता है ठीक है फिर सारी रात मैं यहीं पर ही बिता लूंगा तुम्हारे पास बैठे हुए। अब उसके बाद मोमो उससे पूछ ही लेती है, कहती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई वुमन है, तुम आज किससे मिलने के लिए गए थे। वो कहता है कि मैं किसी लड़की से मिलने के लिए नहीं गया था, वो एक आदमी था। और इतने में वहां पर ऊपर से सैम भी पहुंच जाता है और थोड़ी देर बाद सैम अकेले में जाकर जिनजाओ को बताता है कि ये लड़की बहुत क्यूरियस है, बार बार पूछ रही थी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। और बस जिन को समझ आ जाती है कि ये इसी बात से काफी परेशान है। वो जाते ही उसे बोल देता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं एक्सट्रीमली सिंगल हूँ, इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, तुम मुझे मेरी प्लेस पर बॉदर नहीं करती, चाहो तो वहां रहो और चाहो तो अपने डैड के घर पर, तुम्हारी मर्जी है। उधर लिन सोए बेचारी की बर्थडे खराब हो गई थी और वो सारा दोष नैना को दे रहा था कि तुम्हारी फ्रेंड की हेल्प करते करते देखो बर्थडे पर तुमने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। वेल अब नेक्स्ट डे मोमो डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था अपने डैड के घर जाने को। वो जिनजाओ से कह रही थी कि कल रात ही तो तुमने मुझे कहा था कि मैं जहाँ चाहूँ रह सकती हूँ, मुझे अपने साथ ले जाओ ना, और वैसे भी मैं तो मैल नरिश्ड हूँ ना, मेरी कौन केयर करेगा वहां पर। डैड तो सारा दिन ड्रंक रहते हैं और नई वाली मॉम वो अपनी बेटी की केयर करेंगी, डैड की करेंगी या फिर मेरी। अब उसने इतना मासूम होकर ये सारा कुछ बोला था कि जिनजाओ से अपने साथ ही ले जाता है। अब वो उसे अपने ही गैरेज में ठहराने के लिए रेडी हो चुका था और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।